सोचिए, बाजार से कोई विदेशी सामान खरीदा क्या है। हाँ, कोई बहुत ही नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए हजारों मील दूर से आया कोई खास फल ही हो। तो क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि वो सामान हाथों तक पहुंचने से पहले किन-किन रास्तों से होकर गुजरा है? समुद्री रास्ते, वो विशालकाय कंटेनर और रेल की पटरियों का वो पूरा जंजाल। एकदम सही। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारत के लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों के इसी जटिल लेकिन बहुत ही शानदार नेटवर्क को डिकोड कर रहे हैं। जिस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति, उनके पीछे का इतिहास और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को लेकर काफी गहरी बातें बताई गई हैं। और ये वो बातें हैं जो अक्सर हमारी आम चर्चाओं से गायब ही रहती हैं। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि समुद्री व्यापार का अर्थशास्त्र आखिर काम कैसे करता है। मतलब कैसे देश के किसी किनारे पर बना एक बंदरगाह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी राज्य की आर्थिक धड़कन तय कर देता है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय वाकई में बहुत व्यापक है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि बंदरगाह बस एक वो जगह है जहां बड़े-बड़े जहाज आकर खड़े हो जाते हैं। एक पार्किंग लॉट की तरह। हाँ, बस वैसा ही कुछ। लेकिन जब हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मेरा मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो ये बंदरगाह किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और आर्थिक प्रणाली का केंद्र होते हैं। आज के इस विश्लेषण के जरिए हम लॉजिस्टिक्स के उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे नीतियां और भूगोल मिलकर एक पूरी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। सही कहा। और इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी अर्थशास्त्र को देखना होगा जो पानी के रास्तों को दुनिया का सबसे आकर्षक व्यापारिक मार्ग बनाता है। सबसे सस्ता मार्ग भी। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं कि समुद्री व्यापार सबसे सस्ता होता है। अब इसका सबसे आम कारण तो यही दिया जाता है कि भाई समुद्र में सड़क तो बनानी नहीं पड़ती और ना ही गड्ढे भरने पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन नोट्स का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वे इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बात सिर्फ सड़क ना बनाने की नहीं है, बात बड़े पैमाने पर काम करने से होने वाले मुनाफे की है, जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। जी। सड़क या रेल मार्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव का एक बहुत बड़ा खर्च होता है। इसके विपरीत समुंदर एक ऐसा खुला और मुफ्त हाईवे है जहां एक ही बार में एक विशालकाय जहाज लाखों टन माल लेकर निकल सकता है, बिना किसी ट्रैफिक जाम के और बिना किसी टोल टैक्स के। परिवहन की प्रति यूनिट लागत इतनी कम हो जाती है कि कोई और माध्यम इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। यही वो असली कारण है जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को समुद्र पर निर्भर कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, चुनौती समुद्र में नहीं होती। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब वो विशालकाय जहाज किनारे पर पहुंचता है। मतलब माल उतारने के बाद? हाँ, उस लाखों टन माल को तेजी से देश के अंदरूनी हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC का वो शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये हमारी लॉजिस्टिक्स की दुनिया का एक बड़ा गेम चेंजर है। DFC असल में रेल पटरियों का वो विशेष नेटवर्क है जिसे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है ना? बिल्कुल। आज के हमारे डेटा में स्पष्ट है कि कैसे लुधियाना से कोलकाता तक और दिल्ली से मुंबई की JNPT बंदरगाह तक ये विशेष कॉरिडोर बिछाए जा रहे हैं। सुनने वालों के मन में भी ये बात आ सकती है कि क्या सिर्फ मालगाड़ियों के लिए अलग से हजारों किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाना जायज है? इतना भारी भरकम खर्च? हाँ, मतलब देश में पहले से ही रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क तो है ही। उसी ट्रैक पर तो हम यात्री ट्रेनें भी चला रहे हैं। उसी पर मालगाड़ियों को क्यों नहीं दौड़ाया जा सकता? अलग से पूरी एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका जवाब यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के बीच के बुनियादी फर्क में छिपा है। देखिए, जब कोई यात्री ट्रेन चलाई जाती है तो रेलवे को उसमें बहुत सी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बोगियां, फिर अंदर पंखे, लाइट, वातानुकूलन, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट। बिल्कुल। और सुरक्षा के लिए स्टाफ चाहिए, टिकट चेक करने के लिए TTE चाहिए। इसके अलावा यात्री ट्रेनों को समय पर पहुंचाने का एक भारी दबाव होता है। तो उन्हें रूट पर प्राथमिकता दी जाती है। एकदम सही। जब भी कोई एक्सप्रेस ट्रेन पीछे से आती है तो मालगाड़ी को किसी साइड ट्रैक पर डाल दिया जाता है और वो वहां घंटों खड़ी रहती है। अब इसके विपरीत मालगाड़ी को देखिए, उसमें रेलवे को यात्रियों वाली कोई सुविधा नहीं देनी होती है। सिर्फ एक शक्तिशाली इंजन, गार्ड का डिब्बा और सामान से भरे कंटेनर। बस। मालगाड़ी में सरकार का खर्च न्यूनतम होता है और मुनाफा अधिकतम।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मालगाड़ियां रेलवे के लिए सच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब यही मालगाड़ियां यात्री ट्रेनों को पास देने के चक्कर में पटरियों पर खड़ी रहती हैं, तो वो सामान समय पर फैक्ट्रियों या बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाता। इससे पूरे देश का लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा हो जाता है। और इसीलिए DFC का निर्माण किया गया। जी, इन खास पटरियों पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आएगी। मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके दौड़ेंगी। जो सामान बंदरगाह पर उतरेगा वो सीधा DFC के जरिए देश के एकदम अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचेगा, जैसे बिहार के रोहतास या सासाराम तक। हाँ, और वो भी बिना किसी बाधा के, बहुत ही कम समय में। ये पूरी व्यवस्था हमारी लागत को कम करती है और वैश्विक बाजार में हमारे निर्यात को एक नई ताकत देती है। ये लॉजिस्टिक्स को देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अब अगर हम रेलवे ट्रैक से हटकर थोड़ा बंदरगाहों की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति पर आएं, तो आज के विश्लेषण में गुजरात के कांडला बंदरगाह की कहानी बहुत दिलचस्प नजर आती है, जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है जी। और इसे एक ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइडल पोर्ट कहा जाता है। इसका मतलब यही है ना कि इसका संचालन समुद्र के ज्वार भाटे पर काफी हद तक निर्भर करता है। बिल्कुल, जब ज्वार आता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बड़े जहाजों को किनारे तक आने में काफी मदद मिलती है। लेकिन कांडला के सिर्फ इस प्राकृतिक स्वरूप से ज्यादा रोचक इसका भू ऐतिहासिक पहलू है, जिसने इसके निर्माण को एक मजबूरी भी बना दिया था और एक जरूरत भी। सही कहा। देखिए, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे अक्सर कोई ना कोई भू राजनीतिक या ऐतिहासिक घटना होती ही है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उन डॉट्स को कनेक्ट करें तो आज के लॉजिस्टिक्स का ये पूरा नक्शा समझ में आ जाता है। जैसे कि भारत के विभाजन वाली बात। जी, विभाजन से पहले उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापार के लिए कराची सबसे बड़ा और सबसे सुविधाजनक बंदरगाह हुआ करता था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात का सारा कृषि और औद्योगिक उत्पाद वहीं से दुनिया भर में जाता था। लेकिन बंटवारे के बाद कराची बंदरगाह तो पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में चला गया। बिल्कुल, और इसके बाद भारत के इन भारी औद्योगिकृत राज्यों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई नजदीकी और बड़ा समुद्री रास्ता बचा ही नहीं था और मुंबई बंदरगाह पर पहले से ही बहुत दबाव था। और इसी भारी कमी को, इसी वैक्यूम को भरने के लिए कांडला बंदरगाह को एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर बहुत तेजी से विकसित किया गया। लेकिन एक बात है, केवल बंदरगाह बना देने भर से तो सारा व्यापार वहां शिफ्ट नहीं हो जाता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यापारियों को वहां आने के लिए कुछ ठोस कारण चाहिए होते हैं। और यहीं पर सरकार ने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन FTZ के नाम से जानते हैं। आज के हमारे नोट्स में इस फ्री ट्रेड जोन की अर्थनीति को बहुत बारीकी से डिकोड किया गया है। सुनने वालों के लिए समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये काम कैसे करता है। फ्री ट्रेड जोन असल में अर्थशास्त्र का वो हथियार है जो किसी भी वीरान इलाके को कुछ ही सालों में एक औद्योगिक हब बना सकता है। सरकार इसमें काफी छूट देती है। भारी छूट। सरकार ने कांडला में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को असाधारण रियायतें दी। उदाहरण के लिए जमीन की बात करें तो बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए ₹1 प्रति स्क्वायर फीट जैसी नाम मात्र की दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई। ₹1 प्रति स्क्वायर फीट, ये तो बहुत ही कम है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो टैक्स का होता है। यदि कोई कंपनी इस क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाई लगाती है, बाहर से कच्चा माल मंगाती है, उसे प्रोसेस करती है और वापस विदेशों में निर्यात कर देती है, तो उस पर भारी कर छूट दी जाती है। मतलब जो कंपनियां विदेशी मुद्रा कमाकर ला रही हैं, उनके लिए ये एक स्वर्ग जैसा है। उन्हें कस्टम ड्यूटी या दूसरे जटिल टैक्स के जंजाल में नहीं फंसना पड़ता। एकदम सही। जब जमीन इतनी सस्ती हो और टैक्स की इतनी बड़ी राहत मिले तो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां खुद ब खुद वहां अपने गोदाम और फैक्ट्रियां लगाने के लिए आकर्षित हो जाती हैं। और इससे रोजगार भी तो बढ़ता है। बहुत ज्यादा। उस पूरे इलाके में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होते हैं और ये मॉडल कांडला में बहुत सफल साबित हुआ। वाकई। अब अगर हम भौगोलिक रूप से पश्चिमी तट पर थोड़ा और नीचे की ओर आएं, तो महाराष्ट्र का तटीय इलाका लॉजिस्टिक्स का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल पेश करता है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण का मॉडल। जी, यहाँ हम बंदरगाहों के क्रमिक विकास को देख सकते हैं। आज के विश्लेषण में मुंबई के 2 प्रमुख बंदरगाहों की काफी विस्तार से चर्चा की गई है और दोनों के बीच का जो तकनीकी अंतर है वो किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा अनुभव देता है। एक तरफ पुराना और एक तरफ एकदम नया। बिल्कुल, एक तरफ है पुराना मुंबई बंदरगाह, जिसे कभी अरब सागर की रानी कहा जाता था, और दूसरी तरफ है बिल्कुल अत्याधुनिक न्याहा शेवा
या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम JNPT कहते हैं। मुंबई के इन दोनों बंदरगाहों की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए आज के विश्लेषण में एक बड़ा ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया गया है। वो क्रूज शिप वाला उदाहरण? आज कौन सा है? किराया इस बात से तय होता है कि जहाज के अंदर आपका कमरा कहाँ है। मतलब लोकेशन क्या है? बिल्कुल। अगर कमरा जहाज के एकदम किनारे पर है, जहां एक बड़ी सी बालकनी है और वहां से खुले समंदर का शानदार नजारा देखा जा सकता है, तो उस कमरे की कीमत लाखों में होती है। और अगर इसके विपरीत किसी को जहाज के एकदम निचले हिस्से में कमरा दे दिया जाए, अंदर की तरफ, तो वो किसी बिना खिड़की वाले बेसमेंट जैसा लगेगा। अंदर बैठे बैठे पता ही नहीं चलेगा कि जहाज समंदर में चल भी रहा है या पोर्ट पर ही खड़ा है। बाहर का कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हाँ, इसलिए उस कमरे की कीमत बहुत ही कम होती है। हर चीज की कीमत उसकी लोकेशन और सुविधा के हिसाब से ही तय होती है। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को माल ढुलाई से जोड़ें तो पुराना मुंबई बंदरगाह और JNPT के बीच का अंतर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। कैसे? पुराना मुंबई बंदरगाह पुराने ढर्रे पर चलता है। वहां बहुत भीड़ भाड़ है। मालगाड़ी या ट्रक से जो सामान आता है उसे पहले स्टेशन से उतारा जाएगा, फिर ट्रकों में लाद कर बंदरगाह के गोदामों तक पहुंचाया जाएगा। वहां वो कई दिन तक रखा रहेगा। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उसे जहाजों पर चढ़ाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय, मेहनत और लागत तीनों बहुत ज्यादा लगते हैं। ये उस क्रूज शिप के बेसमेंट वाले कमरे जैसा है, धीमा और पुराना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम JNPT को देखें तो वो उस बालकनी वाले शानदार कमरे की तरह है। भारत का सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा और पूरी तरह से कंटेनर आधारित बंदरगाह। वहां पुराने मुंबई पोर्ट जैसी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया का व्यापार कंटेनराइजेशन पर चलता है। एकदम सही। जैसे ही सिंगापुर या किसी गल्फ देश से कोई जहाज सामान लेकर JNPT पहुंचता है तो विशालकाय क्रेन उन कंटेनरों को सीधे उठा लेती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये बंदरगाह सीधे तौर पर उन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। मतलब बीच में ट्रकों या गोदामों का कोई अनावश्यक चरण ही नहीं है। कोई स्टेप नहीं। जहाज से कंटेनर उठाया और सीधा उस खास मालगाड़ी के ऊपर रख दिया गया जो पहले से ट्रैक पर खड़ी है, और कुछ ही घंटों में वो ट्रेन बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य की तरफ निकल जाती है, चाहे वो देश का कोई भी अंदरूनी राज्य हो। और इस आधुनिक प्रणाली की एक और बड़ी खूबी है। क्या? पारदर्शिता। इस पूरे डिजिटल सिस्टम में सरकार और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को पल पल की खबर होती है कि कौन सा माल किस कंटेनर में है और वो ठीक किस वक्त कहां पहुंचने वाला है। यही आधुनिक लॉजिस्टिक्स की असली ताकत है, गति और स्पष्टता। अब भारत के पश्चिमी तट की इस शानदार व्यवस्था के बाद अगर हम अपने ध्यान को पूर्वी तट की तरफ मोड़ें तो वहां का भूगोल कुछ और ही दिलचस्प कहानियां बयां करता है। पूर्वी तट का पूरा रणनीतिक ढांचा ही अलग है। बिल्कुल। पूर्वी तट पर हमारे पास चेन्नई जैसा बंदरगाह है जो भारत के सबसे पुराने और प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। और उसी पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम भी है। हाँ, विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। लेकिन गहराई से भी ज्यादा विशाखापट्टनम के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात आज के विश्लेषण में सामने आई है वो ये है कि यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। और इसे सुरक्षित बनाने के पीछे हमारी कोई इंजीनियरिंग या तकनीक नहीं है, बल्कि प्रकृति का अपना एक अद्भुत रहस्य है। बिल्कुल। प्रकृति का ये कमाल डॉल्फिन नोज के नाम से जाना जाता है। असल में विशाखापट्टनम बंदरगाह के ठीक सामने समुद्र में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है और दूर से देखने पर इस पहाड़ का आकार बिल्कुल एक डॉल्फिन मछली की नाक जैसा दिखाई देता है। तो ये पहाड़ बंदरगाह को बचाता कैसे है? ये एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है जिसे हम नेचुरल ब्रेक वाटर कहते हैं। जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई भयंकर तूफान आता है या समुद्र में सुनामी जैसी विनाशकारी लहरें उठती हैं तो उनका सीधा प्रहार बंदरगाह पर नहीं होता, वो सीधे उस पहाड़ से टकराती हैं। हाँ, सबसे पहले इसी विशाल पहाड़ से। ये पहाड़ लहरों की ताकत को तोड़ देता है जिससे उसके पीछे बंदरगाह में खड़े पानी के जहाज़ों और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वाकई प्रकृति की अपनी अलग ही व्यवस्था है। वैसे पूर्वी तट पर ही लॉजिस्टिक्स की कुछ और रणनीतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि ओडिशा का पारादीप बंदरगाह, जो खनिज और भारी माल ढुलाई के लिए बहुत अहम है। जी। इसके अलावा एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पूर्वी तट पर ही एक नदी बंदरगाह भी स्थित है। हालांकि इसकी गहराई बहुत कम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रणनीतिक उपयोग देश से बड़े पैमाने पर चावल के निर्यात के लिए किया जाता है। गहराई कम होने के बावजूद ये कृषि उत्पादों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये दर्शाता है कि हर बंदरगाह को उसके स्थानीय उत्पाद और भूगोल के हिसाब से कैसे ढाला जाता है।
और जब हम ढालने और नए प्रयोगों की बात कर ही रहे हैं तो चेन्नई के पास स्थित एन्नौर बंदरगाह का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एन्नौर बंदरगाह आज के विश्लेषण में इसकी कार्यप्रणाली को बहुत विस्तार से समझाया गया है, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसे पूरी तरह से कॉरपोरेट मॉडल पर विकसित और संचालित किया जा रहा है। निगमित मॉडल। जी, इस कॉरपोरेट मॉडल को समझने के लिए आज के नोट्स में दिल्ली और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, जिनका संचालन अडानी ग्रुप जैसी प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अब लोग सोच सकते हैं कि इस मॉडल में आखिर होता क्या है? क्या सरकार अपनी संपत्ति पूरी तरह से निजी हाथों में दे देती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल भी कहा जाता है और ये आज के समय की एक बहुत ही व्यवहारिक व्यवस्था है। इसमें सरकार अपनी संपत्ति बेचती नहीं है। तो फिर काम कैसे बढ़ता है? बुनियादी ढांचा, जिसे हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो सरकार तैयार करके देती है। जैसे जमीन का अधिग्रहण हो गया, बिजली, पानी की व्यवस्था और बड़े निर्माण कार्य। लेकिन उस ढांचे का जो रोजमर्रा का संचालन है, जैसे पार्किंग, साफ सफाई, अंदर खुलने वाले रेस्टोरेंट्स, दुकानें, पार्किंग की व्यवस्था, लोडिंग अनलोडिंग का मैनेजमेंट, ये सब एक प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी को सौंप दिया जाता है। इसका कारण क्या है? कारण बहुत सीधा है। कॉरपोरेट कंपनियां दक्षता बढ़ाने और मुनाफे के नए रास्ते तलाशने में बहुत तेज होती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इस कॉरपोरेट मॉडल में हर एक चीज डेटा पर आधारित हो जाती है। जब कोई भी यात्री एयरपोर्ट के अंदर कदम रखता है तो स्कैनिंग से लेकर बोर्डिंग तक उसका पूरा डेटा एयरलाइंस और ऑपरेटर के पास दर्ज हो जाता है। बिल्कुल, यही चीज एन्नौर बंदरगाह पर भी लागू होती है। कितने कंटेनर आए, उनका वजन क्या है, वे कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली में दर्ज होता है। इस हद की पारदर्शिता के कारण मुनाफे को छिपाना या आंकड़ों में किसी भी तरह की हेरफेर करना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे अंततः सरकार को भी टैक्स और रेवेन्यू में बड़ा फायदा मिलता है। बिल्कुल। तो हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन बंदरगाहों की बात कर ली, डीएफसी के तेज रेल नेटवर्क को समझ लिया और कॉरपोरेट मॉडल की दक्षता को भी देख लिया। लेकिन ये पूरा का पूरा अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक इसके जरिए ढोया जाने वाला माल ही ना हो। सही बात है। और वो माल कहाँ से आता है? वो आता है हमारे देश के उद्योगों और फैक्ट्रियों से। अगर उद्योग ही नहीं चलेंगे तो ये शानदार बंदरगाह और पटरियां तो वीरान पड़ी रहेंगी। यहीं पर आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ले जाता है, उद्योगों का अर्थशास्त्र और उनके बंद होने का पूरे इकोसिस्टम पर पड़ने वाला प्रभाव। इस संदर्भ में आज के नोट्स में बिहार के रोहतास इलाके का एक बहुत ही विचारणीय उदाहरण दिया गया है। एक समय था जब वहां डालमिया सीमेंट जैसी भारी और बेहतरीन इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर अच्छे खासे चलते हुए उद्योग अचानक बंद क्यों हो जाते हैं। ये केवल किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे औद्योगिक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सी चीजों का संतुलन चाहिए होता है। मुख्य रूप से दो चीजें सबसे जरूरी हैं। कौन सी? पहला, आसानी से उपलब्ध होने वाला कच्चा माल, और दूसरा, सुलभ श्रम। किसी भी औद्योगिक व्यवस्था में मजदूरों की भूमिका सबसे अहम होती है और उनके अधिकार गैर समझौतावादी हैं। मतलब उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए, कारखाने में सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट और बूट मिलने चाहिए और काम करने के घंटे स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए। लेकिन एक उद्योग की सफलता प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच के बेहतर तालमेल पर भी निर्भर करती है। वीडियो के विश्लेषण में ये तथ्य बहुत ही स्पष्टता से रखा गया है कि जब ये तालमेल टूटता है तो नतीजे विनाशकारी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि औद्योगिक हड़तालें इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि पूरी की पूरी उत्पादन प्रक्रिया ही ठप पड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर त्योहारों या भारी डिमांड के समय जब किसी फैक्ट्री का उत्पादन अपने चरम पर होना चाहिए, उसी वक्त काम पूरी तरह से रुक जाए तो कंपनी को हर दिन करोड़ों का नुकसान होता है। कच्चा माल खराब होने लगता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं और अंततः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां प्रबंधन के लिए उस फैक्ट्री को चलाना आर्थिक रूप से असंभव हो जाता है। और फिर वो फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और यहीं पर सबसे दुखद पहलू सामने आता है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में छिपा हुआ रोजगार या हिडन एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। जब कोई बड़ी फैक्ट्री बंद होती है तो उसका असर केवल उन मजदूरों या कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता जिनकी सीधे तौर पर नौकरी गई है। नहीं, ये खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह होता है। बिल्कुल। उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ था वो ढह जाता है।
जब उद्योग बंद होता है तो कर्मचारी वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। इसका सीधा और सबसे पहला असर उन स्थानीय मकान मालिकों पर पड़ता है जिनके घरों में वे लोग किराए पर रहते थे। फैक्ट्री के गेट के बाहर खुली चाय की छोटी छोटी दुकानें, राशन के स्टोर, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोग, इन सभी की आजीविका उसी एक फैक्ट्री पर निर्भर थी। आज के विश्लेषण में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि जब आर्थिक तंगी आती है तो कई बार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच भी तनाव पैदा हो जाता है। जबकि सामान्य स्थिति में यही स्थानीय लोग बाहर से आए कर्मचारियों के लिए एक परिवार की तरह काम आते हैं। ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था केवल बड़ी बड़ी मशीनों, मालगाड़ियों और जहाज़ों का नाम नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील ताना बाना है। एक फैक्ट्री के बंद होने की गूंज केवल उस शहर तक नहीं रहती, बल्कि उसका असर सप्लाई चेन के जरिए उन बड़े बंदरगाहों तक भी पहुंचता है जिनके व्यापार में गिरावट आ जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। बंदरगाह केवल समुद्र के किनारे बनी कंक्रीट की इमारतें या जहाज़ों की पार्किंग नहीं है। ये असल में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के सबसे शक्तिशाली इंजन है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जैसी आधुनिक रेलवे लाइनें उन नसों की तरह काम करती हैं जो इस इंजन से पैदा हुई आर्थिक ऊर्जा को देश के दिल तक, यानी हमारे अंदरूनी राज्यों तक पहुंचाती हैं। सही कहा। हर बंदरगाह का अपना एक भूगोल है, अपना एक इतिहास है और अपनी एक विशिष्ट उपयोगिता है। चाहे वो कांडला का फ्री ट्रेड जोन हो, जेएनपीटी की तेज रफ्तार तकनीक हो, या विशाखापट्टनम को सुरक्षित रखने वाला डॉल्फिन नोज पहाड़, सब मिलकर भारत को वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर मजबूती से खड़ा करते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने यकीनन लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले आज के स्रोत से मिली जानकारियों से एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर विचार करना सुनने वालों के लिए बेहद जरूरी है। वो क्या? आज हमने देखा कि ये पूरा अरबों डॉलर का तटीय ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर और अधिक बढ़ेगा तो इन विशाल और बेहद जरूरी बंदरगाहों का क्या होगा? हमारी ये पूरी सप्लाई चेन जो समुद्र के ठीक मुहाने पर टिकी है, क्या वो आने वाले इस जल संकट के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो केवल लॉजिस्टिक्स का नहीं बल्कि हमारे भविष्य के अर्थशास्त्र का भी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराई में।